दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सर का छोटा भाई हूँ और क्योंकि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 94% और 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम के साथ 91% स्कोर किया था। मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने 10-15 साल पहले अपना 10th और 12th दिया था। मैंने रिसेंट ईयर्स में ही अपना 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो इसीलिए मैं एकदम नए पेपर पैटर्न से बिल्कुल अवेयर हूँ। तो आपके टीचर इसीलिए चाहते थे कि स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स मैं पढ़ाऊँ। मैं आपको एकदम अच्छे और इजी तरीके से समझाने का अपना पूरा ट्राई करूँगा और मैं ये ज़रूर देखूँगा कि मैं जब स्टूडेंट था मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती थी मैं उन प्रॉब्लम्स को भी क्लियर कर पाऊँ। हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट होता क्या है। तो आपने तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी सेट वर्ड समझने में, लेकिन अगर आप कोई और मीडियम के हो तो मैं आपको बता दूं कि सेट मतलब होता है समूह। समूह तो आपको पता ही होगा, समूह आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ों का ग्रुप, कोई भी चीज़ का ग्रुप। क्योंकि जैसे आपने कलेक्टिव नाउन भी आपने पढ़ा होगा ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपको तो बहुत अच्छे से कलेक्टिव नाउन पता होंगे, या अगर आप हिंदी मीडियम में से हो तो समूहवाचक जो संज्ञा होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत एग्जांपल्स भी दिए हैं, मुझे ज़्यादा डेफिनेशंस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो ये देखो, जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर। बुके क्या होता है आपको भी पता है कि बुके होता है एक ग्रुप। किसका ग्रुप? फ्लावर का ग्रुप। तो बुके क्या हुआ? बुके हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा नहीं होता है, तो वो गुच्छा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो ये क्या है? बंच ऑफ कीज, है ना। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखो फ्लॉक क्या होता है? ढेर सारी चिड़िया जब एक साथ रहे तो हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। जैसे ढेर सारी चाबी, अगर देख अकेली चाबी है तो हम कभी भी गुच्छा नहीं बोलेंगे, अगर ढेर सारी चाबी है तो हम बोलेंगे चाबी का गुच्छा। तो ये है बंच ऑफ कीज। बुके ऑफ फ्लावर। पाइल ऑफ नोटबुक, ढेर सारी नोटबुक का हो गया, ऐसे रख रख के पाइल नहीं बन गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पाइल ऑफ नोटबुक्स। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ढेर सारे नंबर है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं नंबर्स को? कलेक्शन उनका। ढेर सारी नोटबुक्स है तो हमने क्या बोला? अ पाइल ऑफ नोटबुक। तो ये वर्ड क्या बताते हैं कि बुके, बंच, फ्लॉक, पाइल, कलेक्शन, ये सब एक सेट है, एक तरीके का सेट है। तो ये सेट रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें आती है। तो देखो जैसे कि बुके ऑफ फ्लावर है तो इसमें अलग अलग टाइप के, अब देख लो, मान लो ये रोज़ है, मान लो ये लिली है, और ये मान लो कि क्रिसैंथेमम एक तरीके का फूल है। इसमें ढेर सारे फूल है, बहुत सारे फूल है, लेकिन हम सारे फूल को ऐसे थोड़ी बोलने जाएंगे ये रोज़ है, ये लिली है, ये क्रिसैंथेमम है, ये चंपा फ्लावर है। हम ऐसे थोड़ी बोलने आएंगे, हम क्या बोलेंगे? अ बुके ऑफ फ्लावर। अब ये चाबी बंच ऑफ कीज़ है तो आप ऐसे तो बोलने नहीं जाओगे कि ये मेरी कार की चाबी है, ये मेरी घर की चाबी है, ये किचन की चाबी है, ये बेडरूम की चाबी है, ऐसे तो आप बोलोगे नहीं। आप सीधे क्या बोलोगे? बंच ऑफ कीज़। इसमें भी आपने लिखा है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नोटबुक में भी आप ऐसे बोलने नहीं जाओगे ये साइंस की है, ये मैथ्स की है, ये इंग्लिश की है। आप सीधा बोलोगे कि ये है अ पाइल ऑफ नोटबुक। नंबर में भी सेम वही, आप ऐसे बोलने नहीं जाओगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि हमें एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं सारी चीज़ों के कलेक्शन को, और उसको बोला जाता है सेट। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक और ज़रूरी एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है कि नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रेन इन द विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखो, क्या कोई ऐसा मेजरमेंट है कि आप हैप्पीनेस को क्या आप डिफाइन कर सकते हो? अभी मान लो एक बच्चा है जिसकी हाइट है 5 फीट और एक बच्चा है जिसकी हाइट है 6 फीट, तब क्या बोल सकते हो कि ये 6 फीट वाला बच्चा टॉल है और ये वाला बच्चा जो है वो शॉर्ट है। ये तो आप बोल सकते हो कि 6 फीट वाला लंबा है, 5 फीट वाला छोटा है। लेकिन हैप्पी चिल्ड्रन इन अ विलेज, अब मैं बोलूँगा कि ये दोनों खुश है, तो आप क्या बताओगे कि ये 10% खुश है, ये 90% खुश है? क्या आप ऐसे बोलने आओगे कि ये आज 50% खुश है, वो 60% खुश है? क्या आप कभी खुशी मेजर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि कोई कोई टाइम पे आप ज़्यादा खुश रहते हो, कम खुश रहते हो, लेकिन वो खुशी की कोई बाउंड्री नहीं होती है। अभी मान लो आपको एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट मिल गए तो भी आप बहुत खुश,
और मान लो आप अपने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में गए, आपको ट्रॉफी आप जीत गए तो भी आप खुश। अब वो टाइम पे तो आप बता नहीं सकते आपको कौन सा टाइम ज़्यादा खुशी हुई, कौन सा टाइम कम खुशी हुई। तो इसीलिए जो हैप्पीनेस होती है उसको हम कभी भी एक वो हम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अब आप ये तो बोलने नहीं जाओगे कि तेरा आईक्यू क्या है, उसके ऊपर ये कोई ब्रिलियंट है कोई ब्रिलियंट नहीं है। आप बोलोगे कि एक बच्चा है जिसके 90% है, ये बाउंड्री लाइन आपने बना दी। फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे, आपका दोस्त मान लो जिसके 89% आए एग्ज़ाम में, क्या आप ऐसे बोलने आओगे कि 90% वाला ब्रिलियंट था, 89 वाला ब्रिलियंट नहीं था? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है इसने ज़्यादा पढ़ा वो टाइम पे, इसने कम पढ़ा हो। तो जो ये जो ब्रिलियंसी है ये भी कोई हमारा एक डेफिनेशन नहीं बनाती, इसीलिए हम इनको सेट नहीं बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि बोथ एग्जाम्पल जो हैप्पी और ब्रिलियंट है ये रिलेटिव टर्म है, कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग हम कभी भी नहीं बता सकते हैं। तो आपकी बुक में भी यही लिखा है कि इनका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो हर इंसान टू इंसान अलग होते रहता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सी द एग्जाम्पल्स बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। तो आपको मैंने सेट की एक डेफिनेशन बता दी कि एक सेट में ऐसी चीज़ें होती है जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस के ऊपर आपको ये करना है। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करके आंसर खुद से मार्क कर सकते हो, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक सेट हम लोग करेंगे, और वो सेट में हम लोग देखते हैं कि वो सेट में काउंटेबल चीज़ें आती है कि अनकाउंटेबल चीज़ें आती है। डेज ऑफ अ वीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप इसे गिन सकते हो? हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो देखो पूरे 7 जो दिन थे वीक के, वो तो हम पूरा अच्छे से बता दिए, मतलब ये काउंट हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सेट है, और ये सेट के अंदर कितने दिन आते हैं? 7 दिन आते हैं सेट के अंदर। सेकंड क्या दिया है? मंथ्स इन अ ईयर। तो सबसे पहले सोचो कि आप गिन सकते हो? हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। 12 महीने होते हैं एक मंथ में, एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे कर करके दिसंबर तक टोटल 12 महीने होते हैं। इसका मतलब ये भी एक सेट है। ब्रेव चिल्ड्रेन इन द क्लास, अब देखो क्या आप ब्रेवरी को डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा बच्चा ज़्यादा ब्रेव है, कौन सा कम ब्रेव है? नहीं, ये तो आप कभी नहीं बता सकते कि ये 50% ब्रेव है, वो 100% ब्रेव है। कभी आप ये तो आप कभी नहीं बता सकते। तो ये एक सेट नहीं होगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो देखो यहाँ पे पहले से ही लिखा है काउंटिंग नंबर्स, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 10, 1 2 3 4, 4 से लेकर 10 तक। तो ये क्या हो गई? ये हो गए पहले 10 नंबर जिन्हें हम काउंट करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। तो क्या हम इनको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक अगर आप गिनोगे तो टोटल 10 नंबर आते हैं इसके अंदर। ये भी एक सेट है। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब देखो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले देखो क्या आप गिन सकते हो कि कौन से स्ट्रॉन्ग फोर्ट है? हाँ, आप तो ऐसा बोल सकते हो कि हाँ महाराष्ट्र में अभी मान लो 100 फोर्ट है, और आपके हिसाब से 50 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलोगे 50 फोर्ट। लेकिन हो सकता है किसी और के हिसाब से 60 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कोई बोले 80 फोर्ट महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग है 100 में से, या कोई ऐसे ही हो सकता है कि 10 फोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो हर ये पर्सन के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो चेंज होता रहेगा। तो क्या ये आंसर हुआ? नहीं, ये सेट नहीं हुआ। वही अगर आप कहीं पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ दोगे कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हमेशा 7 दिन बताएगा। और अगर आप महीने का भी पूछोगे वो बोलेगा 12 महीने होते हैं। अगर आप पहले 10 नंबर पूछेंगे तो भी ये वही बताएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। अब क्या आता है? प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपने अगर साइंस अच्छे से पढ़ोगी आपको पता होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर 8 प्लैनेट होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जुपिटर, है ना। प्लूटो तो है नहीं क्योंकि वो एक डॉर्फ स्टार है। तो आप पूरी दुनिया में किसी से भी पूछोगे वो बता देगा कि हमारे प्लैनेट में हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आंसर हुआ, ये भी सेट है। अब हम देखते हैं आगे। We can definitely and clearly decide the objects of a given collection, then it is called a set। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि
अगर हम डेफिनेटली एकदम पक्के तरीके से और क्लियरली बता सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो एक कलेक्शन में है, तभी हम उनको सेट बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे सीधे सीधे इसका मतलब क्या बनता है कि एक सेट वो होगा जिसकी कलेक्शन हम एक सीधे तरीके से बता सके बिना कोई कन्फ्यूजन के। तो मैं देख लियो आप कि मैंने जो आपको ऊपर कराया था ये वही है। अगर आप डेज ऑफ वीक पूछोगे, कोई भी इंसान बता देगा, बिना कन्फ्यूज हुए बता देगा। 7 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, और 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन क्या ये हर कोई बता पाएगा? नहीं, ये हर कोई नहीं बता पाएगा। जनरली द नेम ऑफ सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जनरली, जो जनरल तरीके में हम लोग बात करें तो जो सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो सेट के अंदर जो चीज़ें आती है वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये ऑब्वियस है, सेट बड़ा होता है तो सेट कैपिटल लेटर होगा, और जो उसके एलिमेंट होते हैं वो छोटे होते हैं तो वो छोटे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होंगे। तो अभी मान लो कि ए एक सेट है, उसके अंदर आता है स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे कैसे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो अगर आप वर्ड्स में लिखने की बात करो तो इसको बोलते हैं हम लोग ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो स्मॉल ए है वो इस ए का एक एलिमेंट है। देन राइट ए बिलोंग्स टू ई, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सिंबल है आप अपने पूरे इस चैप्टर में बहुत इसको यूज़ करने वाले हो। इस सिंबल को आप पहचान लो। इसको हम लोग रीड ऐसे करेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या? बिलोंग्स टू। तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू, सॉरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हम लोग इसको ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा रहा कि ए जो स्मॉल ए है हमारा वो कैपिटल ए का सेट नहीं है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? देन राइट स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग, और वही अगर आपने एक कट लगा दिया इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग। जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने ये पढ़ाई होगा, अगर 1 = 1 लिखेंगे मतलब दोनों बराबर है, और वही अगर हम लोग लिखने आएंगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 2 बराबर नहीं होते, लेकिन 1 और 1 तो बराबर ही होते हैं। तो वही सेम तरीके से आप इसको भी देख सकते हो कि अगर कट नहीं लगा है तो ये इसको बिलोंग करेगा, और अगर एक कट लग गया तो वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए कुछ। ये है एन क्या बता रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब आपको मैं बता दूँ, इन्फिनिटी मतलब एकदम एंड तक, वहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते उतना आगे का नंबर। मान लो 1 करोड़ 10 लाख, जो भी सबसे बड़े नंबर होंगे उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी ख़त्म ही नहीं होगा कभी, आप ऐसा सोच लो। और ये क्या दिया है? अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर, अब होल नंबर भी एक तरीके का नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन ये 0 से शुरू होते हैं। ये 1 से शुरू नहीं होते, ये 0 से शुरू होते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपकी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आप उल्टा नहीं बोल सकते कि होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। अब इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर मैंने आपको क्या बताया? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। लेकिन इंटीजर जो होता है वो 0 से पॉजिटिव साइड तो शुरू होता है और इन्फिनिटी पर ख़त्म होता है, लेकिन 0 से नेगेटिव साइड भी चले जाता है, ये पीछे भी चले जाता है, 0 से कम भी हो जाता है, और माइनस इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेन डिफरेंस अगर आप मुझसे पूछो कि इंटीजर और होल नंबर में क्या होता है, तो मैं ये बताऊंगा कि होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब होते हैं, ठीक है। Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब कौन से नंबर अब बचते हैं? देखो, 0 भी हो गया, पॉजिटिव नंबर भी हो गए, नेगेटिव नंबर भी हो गए, लेकिन अब कौन से नंबर बचे?
ये वाले नंबर बचे 0.5, 0.6, 0.7, 1.2, 1.4, ये जो सारे के सारे डेसिमल वाले नंबर है, अब ये नंबर बचते हैं। तो आप बोलोगे ये नंबर कहाँ पे आते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ ये नंबर आते हैं हमारे रैशनल नंबर, सारे के सारे। जो आप ऐसा भी बोल सकते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब के सब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने, मेरे को लगता है कि जब आप 7th या 8th में रहोगे तो आपने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी सुना होगा। तो आप पूछोगे कि इर्रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे नहीं आते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप अपने 11th और 12th में अगर आपने मैथ्स लिया आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और मैं अभी उतने डीप में जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होगे। ठीक है, तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि रैशनल नंबर है, तो आप पूछोगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं बोलूँगा इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन फिर भी एक और सेट है जो उनको भी इंक्लूड करता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब आ जाएंगे, सब रैशनल, इर्रेशनल, होल नंबर, इंटीजर, सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो नेचुरल नंबर है बेटा, ठीक है, होल नंबर है उसके पापा, होल नंबर के पापा है इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर के दादाजी है। अब नेचुरल नंबर के पर दादाजी कौन है, सॉरी वापस मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि नेचुरल नंबर के पापा कौन है, होल नंबर। अब नेचुरल नंबर के दादाजी कौन है, इंटीजर, इंटीजर। और फिर अब अगर आप और ऊपर जाओगे तो नेचुरल नंबर के पर दादाजी कौन है, रैशनल नंबर। और सबके दादाजी जो सबके पापा है वो है रियल नंबर, सबसे बड़े ये है, तो सबसे ज़्यादा इज्जत भी इनकी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर भी इन्हीं के अंदर आएंगे। आपके दिमाग के अंदर जो नंबर आता है आप सोच लो, चाहे वो डेसिमल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो जाए, सब के सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब आपको सब अच्छे से समझेगा। तो देखो, जब हम कोई भी सेट लिखते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड, और एक होता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों में से ज़्यादा आसान कौन रहता है, मैं तो बोलूँगा कि ये लिखना ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि इन्फॉर्मेशन हम लोग को किससे ज़्यादा पता चलती है, वो मैं बोलूँगा लिस्टिंग मेथड से ज़्यादा पता चलती है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते दोनों को एक बार, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि लिस्टिंग मेथड में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और वही अगर आप रूल मेथड देखने जाओगे तो आपको उसमें कम टाइम लगाना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, इन दिस मेथड वी विल राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ऐसे करली ब्रैकेट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। हो सकता है आपके टीचर, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसे ब्रैकेट लगाए, तो हो सकता है टीचर आपके मार्क्स भी काट दे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल सावधान रहिएगा और इसकी आदत डाल लीजिए, ऐसा लिखने की आदत डाल लीजिए, वरना टीचर आपके आराम से मार्क्स काट सकता है ये बोलकर कि आपकी बुक में तो सीधा सीधा लिखा है कि आपको करली ब्रैकेट ही यूज़ करने हैं। ईच एलिमेंट इज़ ओनली रिटन वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी सेट लिख रहे हो तो एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, उसको आप वापस नहीं लिख सकते। आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, थोड़ा आपको अच्छे से समझिएगा। तो मान लो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एप्पल, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि एक सेट बनाओ जिसका नाम है एक्स। एक्स हमारा सेट है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपका ना ये भी मैं आपका सब स्मॉल लेटर में ही लिख देता हूँ, वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। वैसे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप अंदर भी कैपिटल लिख सकते हो, सेट के अंदर भी पॉजिटिव स्मॉल लेटर रह सकते हैं, सेट के बाहर भी स्मॉल लेटर रह सकते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में जैसा दिया मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। तो देखो, वो सेट का जो हमारे एलिमेंट है वो है एप्पल। तो मैं बोलूँगा एक ऐसा सेट एक्स बनाओ जिसके अंदर एप्पल के सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। तो आप देखोगे कि कौन से अल्फ़ाबेट है, ए है, पी है, एल है, ई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक कैपिटल में एक्स, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ए, पी,
एक और बार पी आ रहा है, लेकिन क्या आप वापस पी लिखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि पी एक कोई भी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ सकता है, वो 2 बार कभी नहीं आएगा। फिर हमारा एल आता है, एल के बाद क्या है? हमारा ई है। ये देखो, ये हो गया सेट कंप्लीट। तो अब आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि x इज़ अ सेट विच इंक्लूड स्मॉल a, स्मॉल p, स्मॉल l, स्मॉल e। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे एप्पल वर्ड के अंदर। अगर आप इसका एक अलग तरीके से लिखना चाहो, ऐसे भी लिख सकते हो कि a, p, l, e बिलोंग टू सेट x। ऐसे भी आप लिख सकते हो। या फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या y इसका सेट है x का, तो सबसे पहले आप क्या देखो, क्या एप्पल में y आता है? नहीं आता, मतलब वो इसका सेट नहीं है x का। तो आप ऐसे लिखोगे y डज नॉट बिलोंग टू सेट x। आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हो अगर आपको ये सिंबल यूज़ नहीं करना है तो। लेकिन अगर आपकी टीचर ने क्वेश्चन में बोला है सिंबल यूज़ करना है, तो आप बिल्कुल अपना सिंबल यूज़ करेंगे। हम कोई भी 1 मार्क्स का भी चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल्स दिए, अ सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। ये तो आप जानते ही हो, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, खाली वही ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। 1 और 10 के बीच में हमें ऑड नंबर बताने हैं, ठीक है। हम खुद ही कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो अब क्या बोला है कि 1 और 10 के बीच में रहने चाहिए, यानी कि ये दोनों का पहले ही हटा दो 1 और 10, क्योंकि हमको इनके बीच के वो चाहिए ना। 2 क्या 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो खुद ही 2 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 मिनट, मैं आपको ना पेन का कलर बदल लेता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेगा अभी। हाँ, क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, ये हमारा आंसर है। 4 आता है? बिल्कुल, 2 2 ज़ार 4 होता है। 5 आता है? नहीं, 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता। 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 आता है, 9 नहीं आता। तो अब आपको लिखना रहेगा ए एक सेट है जिसके अंदर 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या हमारा आंसर सही है। 3 5 7 9। तो अब अगर आप इस यहाँ पे देखोगे, हमने भी सेम वही आंसर निकाला था जो आपकी टेक्स्ट बुक में आया है, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा है और 7 3 5 9, कुछ भी आप कुछ भी करके लिख सकते हो। इसमें मेन क्या दिखाना चाहते थे यहाँ पे ये लोग कि आप आगे पीछे कुछ भी करके आप लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा करना है, कुछ भी करके आप लिख सकते हो। और एक है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। हाँ, तो मैंने आपको जो अभी बताया था, ये जो मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, बिलोंग्स टू वाला सिंबल आपको बताया था, वो इसी का एक पार्ट है, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। और ये थोड़ा आसान पड़ता है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों आसान पड़ता है। In this method, we do not write the list of element but write the general element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variable, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे पहले हम एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट को लिखेंगे, एलिमेंट के बाद हम या तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा एक कोलन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि हम इन 2 डॉट्स को कोलन बोलते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी, लेकिन मैं बोलूँगा आप यही यूज़ करो, ये थोड़ा आसान पड़ता है और अच्छे से दिखता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, अब ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, इसके बाद आपको इस सिंबल की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये सिंबल कोई अकेला सिंबल नहीं है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू n। अब इसके अंदर जो x है वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रीड करोगे कि x एक नेचुरल नंबर है, ये जो n है इसका मतलब है नेचुरल नंबर। x इज़ ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। तो अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूँ कि इसको
आप लिस्टिंग मेथड के अंदर लिख के दिखाओ, ये लिस्टिंग मेथड से। तो आप क्या करोगे, आप लिखने जाओगे, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कि A is a set that includes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो ये है हमारा पूरा का पूरा सेट। देखो मैंने आपको यहाँ पे लिस्टिंग मेथड से भी लिख के दिखा दिया है, लेकिन वही अगर आप देखोगे तो देखो ये कितना आसान पड़ता है ऐसे लिखना, कि x है एक एलिमेंट वेर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है, और ये जो x है वो 1 और 10 के बीच में आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर वही आप लिस्टिंग मेथड से लिखने जाओ तो कितना लंबा पड़ जाता है आपको। एक और देखो, एक और एग्जांपल है कि b, तो b के अंदर एक सेट आता है x इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि b एक सेट है, उसके अंदर एक वेरिएबल x है, और ये जो x वेरिएबल है ये है प्राइम नंबर्स जो कि 1 और 10 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं 1 और 10 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, और अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो आप एक बार सर्च कर सकते हो, आपको और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 और 10 के बीच में होने चाहिए, यानी कि ये दोनों तो पहले ही कट गए। ठीक है, हम इसको रेड कर लेते हैं। 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ मुझे तो लगता है, क्योंकि देखो 2 1 ज़ार क्या होता है, 2 1 के टेबल में आ गया, और वही अगर आप 2 1 ज़ार देखोगे तो भी 2 आ गया। सॉरी, मुझे लगता है आपको ये समझा नहीं होगा अच्छे से, मैं आपको एक और बार, हाँ 2 1 ज़ार अगर आप देखोगे ये 2 का टेबल है, 2 के टेबल में तो 2 आ ही गया हमारा। वही अगर आप 1 के टेबल में देखोगे 1 × 2 2, क्या ये और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो यानी कि 2 हमारा आंसर है। 3 भी हमारा आंसर है, 3 1 ज़ार 3 और 1 3 ज़ार 3। 4, लेकिन 4 नहीं है, क्योंकि 4 अपने 4 के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 ज़ार 4। क्या 4 आंसर हुआ? नहीं। 5, बिल्कुल 5 आंसर हुआ। 6 नहीं, 3 2 ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार भी 6 होता है, ये तो और ज़्यादा टेबल में, अगर 2 के टेबल में भी आ गया, 3 के टेबल में भी आ गया। क्या 7 है? नहीं, 7 तो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही आता है। 8 तो आता है, 8 तो 4 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है। नहीं। क्या 9 आता है? 9 देखो, 9 1 के टेबल में आता है, अपने खुद के 9 के टेबल में आता है, और वो 3 के टेबल में भी आता है। 3 3 ज़ार क्या होता है? 9, तो वो भी नहीं आंसर है। और 10 तो वैसे भी हम लोग को नहीं देखना है। तो क्या मिला? 2 3। तो हमारा आंसर जो है सेट, आपके टेक्स्ट बुक में बी दिया है तो मैं भी यहाँ पे बी ही लिख देता हूँ। बी इंक्लूड्स 2 3 5 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब मैच करते हैं, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? चलो देखते हैं। 2 3 5 7, क्या हमारा आंसर भी वही आ रहा है? 2 3 5 7, बिल्कुल हमारा आंसर भी वही आ रहा है। और यहाँ पे एक और एक एग्जांपल है, आप ये अभी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ कि Q है P/Q, मतलब डिवीजन है P/Q, P/Q आप पढ़ते हो, P/Q। तो ये P और Q बिलोंग करते हैं इंटीजर को, और Q जो है वो 0 नहीं है। तो ये क्या बताता है कि P और Q, ये जो दोनों नंबर हैं हमारे P और Q, ये इंटीजर है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक और शर्त दी है कि ये 0 जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होगा। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या P 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि P 0 होगा, यहाँ पे खाली यही लिखा गया है कि Q इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है,
अब हमारे पास आ गया रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड के बीच में डिस्टिंग्विश। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे हमें वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा वर्ड है डिवीजन, ठीक है। अब वही अगर आप लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड से देखने जाओगे तो डी आता है, IVS I। देखो आई 3 बार आई आ रहा है डिवीजन के अंदर, क्या आप वो तीनों बार लिखोगे? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। SON, ये वर्ड क्या बनता है? डिवीजन, कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, लेकिन इसका एक इसके पीछे का जो मतलब है वो ये है कि हम बार बार चीज़ों को नहीं लिखना चाहते, इसीलिए हम लिस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये देखो, ये आसान है। ए जो सेट है उसके अंदर एक वेरिएबल x है, बीच में एक लाइन, वेर x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो ये क्या बताता है कि x एक ऐसा लेटर है जो डिवीजन वर्ड को बिलोंग करता है। अब x क्या हो सकता है? x यही होगा, DIVSON, x यही है। अब ये पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि आप क्या लिखे हो, तभी वो ये बिल्डर फॉर्म को समझ सकता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म को। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि डिवीजन जो है वो, सॉरी एक्स जो लेटर है वो इन पांचों में से कोई एक है, इन 6 लेटर्स में से कोई एक है। यहाँ पे रीडर को खुद समझना पड़ेगा कि वो इनमें से एक लेटर की बात आप कर रहे हो। अब बी क्या है? बी तो पहले मैं यहीं से दिखा दूँ कि वाई, बी के अंदर जो वेरिएबल है वो है वाई, वेर वाई इज़ अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। अब ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि 9 किसके टेबल में आता है। देखो 9 तो खुद के टेबल में आता है, लेकिन अगर आप स्क्वायर करने जाओगे 9 का तो आपको 81 मिलेगा। अब 9 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। अब बचता है नंबर 3, तो अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9। और एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, खाली 3 नहीं है, -3 इंटू -3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? वो भी तो 9 आएगा, और वो भी -9 नहीं आएगा, +9 आएगा। क्योंकि आपने अपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया -3 और +3, दोनों के दोनों आ गए। तो देखो भाई, मैंने बोला कि रूल मेथड आसान तो है, रूल और सेट बिल्डर मेथड, लेकिन ये आपको खुद समझना पड़ेगा। इसके अंदर, इसको समझने के लिए आपके अंदर भी थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। अब ये है सेट सी। अब सेट सी के अंदर z एक वेरिएबल है, और ये जो z है वो 5 का मल्टीपल है लेकिन 30 से कम है। तो पहले मैं ये बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाला आंसर नहीं दिखे। तो देखो यहाँ पे भी आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये देखो, तो अगर हम इसको ये हमारे लिस्टिंग मेथड से देखने जाए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल वर्ड ही बता रहा है कि ये 5 के टेबल में आता है, ठीक है, कि ये 5 के टेबल में आता है और 30 से कम है, ठीक है। 5 के टेबल में क्या आता है? अब 5 का टेबल बोलो, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 30। लेकिन क्या 30 आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो बोला है <30 होना चाहिए, तो 30 तो नहीं आएगा। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया है। ये देखो आंसर में वही दिया है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो एक्सरसाइज मिली है ये आपको खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो चलो आंसर दिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक वेरिएबल x है। x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 and 20। तो देखो जो x है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 1 से लेके 20 के बीच में आता है। यानी कि b जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दो सेम नंबर के स्क्वायर से आया हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है 1 और 20 के बीच में होना चाहिए। यानी कि हम 1 को नहीं ले सकते, 20 को तो भूल ही जाओ, 1 और 20 को भूल जाओ। सबसे पहला हमारे पास क्या आया था? 1 1 ज़ार 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन वो तो बी बिटवीन बोला है, यानी कि इसको नहीं लेंगे। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा। 2 × 2 4,
क्या 4 1 और 20 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद क्या हमारे पास आता है? 3 3 ज़ार 9। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? 4 4 ज़ार 16, ये भी बीच में आता है। अब देखो 5 5 ज़ार क्या होता है? 25। लेकिन 25 तो 20 से बड़ा है, यानी कि वो नहीं आएगा आंसर, और ये रहा हमारा आंसर 4 9 और 16। AEIOU, तो ये तो मुझे लगता है कि आपने अपने फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में ये पढ़ लिया होगा, भले से आप कोई भी मीडियम के हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम या फिर कोई भी मीडियम को, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो हम नाम दे देते हैं, ये मैं थोड़ा सा इसको, ठीक, सी तो हमारा एक सेट है जिसके अंदर आता है वेरिएबल एक्स। अब ये जो एक्स वेरिएबल है, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स तो आपने पढ़ा ही होगा ना, AEIOU। ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको आपके ग्रामर टीचर ने पहले ही बता दिया होगा कि एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वॉवल। अब ये क्या दिया है? डी, डी में एक वेरिएबल y है एंड y इज़ अ कलर इन द रेनबो। तो ये तो आपको पता ही रहना चाहिए कि हमारे रेनबो में 7 कलर होते हैं, और उस 7 के नाम भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है और आपको ये अच्छे से याद करने हैं रेनबो के कलर। तो फिर भी अगर आपको याद नहीं होगा, अगर आप कंफ्यूज होते, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे याद की थी। विबग्योर, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, लेकिन ये मेरे टाइम पे तो ये मुझे रेनबो के कलर याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और मेरी बात मानो, अगर आपने साइंस लिया तो ये कलर आपका 11th और 12th में भी ये कलर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको इन कलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए मैं अभी से बोलता हूँ, अगर साइंस लेने वाले हो तो अभी से रेनबो के सारे कलर याद कर लो अच्छे से। विबग्योर, अब विबग्योर का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसका फुल फॉर्म पूछोगे तो वी मतलब क्या होता है? वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जो हमारा जी है, जी होता है ग्रीन, वाई होता है येलो, ये वाई है, वाई मतलब येलो, ये हमारा ऑरेंज, और ये है हमारा रेड। तो अगर आपसे अब कोई भी पूछे कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, आप बोलोगे 7 कलर, और अगर उसने पूछ दिया कि कौन से कलर, आप बोलोगे विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो मैंने पहले आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है, D इज़ इक्वल टू विबग्योर। आप अपने एग्जाम में ऐसे मत लिखने जाना विबग्योर, नहीं तो टीचर आपको 0 मार्क्स देगी। आपको अच्छे से कलर्स लिखने हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब आपको अच्छे से लिखने हैं। अब यहाँ पे कह दिया P, P के अंदर एक वेरिएबल है एक्स, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन +3। मतलब x क्या होना चाहिए? x इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी कि आप -3 और +3 को पहले ही भूल जाओ, क्योंकि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं फिर आंसर इसका। कलर एक अच्छा वाला, हाँ ये सही कलर है। क्या दिया गया है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और +3 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 -1 0 1 2। तो देखो, अगर आपने नंबर लाइन अच्छे से पढ़ी होगी अपने पुराने पिछले स्टैंडर्ड्स में, तो आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, हाँ तो अब ये क्या दिया है, ये जो फ्रेम करना रहेगा इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप समझ के करोगे आप आराम से इसको कर ले जाओगे। ये क्या है? 1 8 27 64 25। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x, where x is of consecutive नेचुरल नंबर्स। देखो, इससे पहले मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताया था, यानी कि एक के बाद एक आने वाले। तो ठीक है, ये देखो आप, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो देखो, ये जो सारे क्यूब है ना, ये मैंने सीधा अपने मुंह से बोले, ये मैंने मतलब ये मैंने रट के रखे हैं, मैं कैलकुलेट करने नहीं गया। तो आपको भी 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और क्यूब सारे नंबर के पता होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में कैलकुलेशन करते नहीं बैठो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है। तो अभी हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे प्रैक्टिस सेट का। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखो ये तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर अभी करके आए हैं हम लोग थोड़ी देर पहले ही। ये देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ तो लेकिन एक ट्विस्ट है इन लोग ने दिया है कि इन लोग ने पूछा है इवन नेचुरल नंबर, इन लोग ने पूछा है, लेकिन इन लोग ने और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि इवन नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, क्या वो 1 से 100 के बीच में है, 1 से 200 के बीच में है, या कहाँ तक है, ये तो इन्होंने बताया नहीं है, यानी कि हम लोग को खुद करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे देख लूँ तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका सब क्वेश्चन 1 है ये। ठीक है, करते हैं हम इसे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या था वो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के भी हम सब क्वेश्चन 1 की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं पेन का कलर थोड़ा बदल लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा फिर। ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्या मैं बोला था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हम एक सेट ले लेते हैं ए। अब ए के अंदर क्या क्या आएंगे, इवन नेचुरल नंबर। इवन का तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए, अब बचपन से पढ़ते आए हो, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब नेचुरल नंबर सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बोला था वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, बस शुरुआत 1 से हुई और अंत तक एकदम चले गए। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, जितना भी नंबर है सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसमें आपको इवन नंबर देखना है। तो सबसे पहले देखो 1, क्या 1 इवन नंबर है? नहीं, 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 1 नहीं होगा। 2, हाँ तो 2 तो बिल्कुल होता है, 2 के टेबल में आता है। सीधा आप 2 का टेबल ही बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार क्या होता है 4, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 2 10 ज़ार 20 एंड सो ऑन। अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक अब टेबल ये सारे नंबर्स लिखने जाओ, इसके आगे टीचर खुद ही समझ जाएगी कि आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 1 तो हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा। हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो अब आपको पैनिक करना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि आपको पैनिक करके आप बोलोगे अरे यार इतने सारे नंबर है, प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं। आप लिखते मत बैठ जाना 1 2 3 5 7 ऐसे 50 तक सारे प्राइम नंबर लिखते मत बैठना। आप मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर लिखा। और मुझे तो यहाँ तक लगता है आपने अपने पुराने स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा कि सिर्फ एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, और वो क्या है, वो है 2। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये तो हमें नोट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं एक सेट बी है और इसका आंसर है 2। बस सिंपल, एकदम सिंपल, और कुछ नहीं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है ना, तो हम लोग अभी लिखते हैं इसको। तो हमने वो वाला तो वहीं पे कर लिया था, तो इसको थर्ड कर देते हैं। हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड वाला करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको सी हम लोग मान लेते हैं। क्या बोला, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि हम लोग को पॉजिटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड नहीं करने। अगर आपको इंटीजर की आप डेफिनेशन भूल गए तो अभी वीडियो में पीछे जाओ, मैंने आपको इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर सब साथ में करा दिया था। तो ये जगह -1, -2, -3, -4, -5 और इन्फिनिटी तक। कौन सी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी नहीं। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कहते हैं 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारगम सुर।
तो देखो ये तो आपने बिल्कुल ही सुना होगा, अगर आप एक इंडियन बच्चे हो तो आपने ज़रूर से ये इस गीत को सुना होगा, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो 7 बेसिक साउंड होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे। ठीक है, आपको लिख के दिखाता हूँ। डी, सा रे गा मा पा दा नी सा। ऐसे तो आपने सुना ही होगा ना कि गीत गाता है सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे करके फिर उल्टा भी बोलते हैं, गा मा पा दा सा नी, ऐसे ऐसे करके गाते रहते हैं ना। तो वो पूरा का पूरा गाना इन सुरों से, इन 7 सुरों से बनता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा गाते हैं, हम लोग को आदत कैसे है गाने की, सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे हमें गाने की आदत है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जो सा है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या हम 2 बार इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अभी देखो कितने नोट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही पूछा था, वो भी हमने कर दिया, यानी कि ये भी ख़त्म हो गया हमारा। राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, ये मैं ओरली भी बता दूँ तो भी आप कर लोगे। 4/3 ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, इज़ एंड एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये तो एकदम आसान है कि -2 इज़ नॉट एंड एलिमेंट ऑफ n, सिंपल, खत्म आपका काम। ये क्या लिखा है, कैपिटल P हमारा एक सेट है जिसके अंदर है हमारा एक वेरिएबल p। अब ये वेरिएबल जो p है वो है एक ऑड नंबर। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि p इज़ अ सेट, नहीं मेरे हिसाब से आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, स्मॉल p जो हमारा है, देखो यहाँ पे तो आपको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं एक बार के लिए ऐसे करके स्मॉल p, अब ये देखो ये स्मॉल p है तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल p इज़ एंड एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल P वेयर स्मॉल p represents all the odd numbers। ठीक है, आसान था, काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन आपका। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ये तो आपकी खुद की एक्सरसाइज होगी, आपका जो मैंने आया आप कर लो। कि मान लो मैंगो एक वर्ड मैंने आपको दे दिया, मैंगो का आप रूल मेथड से भी लिखो, आप ये लिस्टिंग मेथड से भी लिखो, या तो मैंने कुछ भी दे दिया मैंने आपको, आप लिख सकते हो कि मान लो हमारी एशिया में जो भी कंट्रीज़ आती है मैंने वो आपको दे दिया, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से आप लिखो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये थोड़ी एग्जाम में आने वाला है कि आप अपने मन से कुछ लिखोगे। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलार ईयर। तो देखो आपने सोलार ईयर, फाल्गुन, ये सब आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप तो अच्छे से जानते होगे। कार्तिक, ये सब फाल्गुन, ये सब हमारे महीने नहीं होते हैं हिंदी इंडियन जो सोलार ईयर होता है उसमें, तो वो आपको लिखने हैं खाली। तो ये तो वैसे आपको मैं होमवर्क दे सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बहुत बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा, तो मैं उनके लिए लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन 4 और इसका सब क्वेश्चन 1। तो अब हम यहाँ पे एक सेट लिख लेते हैं हमारा। ठीक है,
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, ये हमारे इंडियन कैलेंडर है। इंग्लिश कैलेंडर से आपको हम पहले हमारे हिंदी कैलेंडर पता रहनी चाहिए ना। तो ये हम लिखते हैं सबसे पहले जनवरी। जनवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चैत्र। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आप इसको आषाढ़ भी बोल सकते हो, लेकिन अब जब मराठी में लिखते हैं तो हम इसको आषाढ़ लिखते हैं। श्रावण, भद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा, मेघा, जो भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हैं इसे। एंड लास्ट है हमारा फाल्गुन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंडियन कैलेंडर। चलो गिनते हैं कि एक बार क्या इसमें 12 महीने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, चलिए हम अपने टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग ने कर लिया। लेटर्स इन अ वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो हमें वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेट बी है। सेट बी के अंदर कॉम्प्लीमेंट के सारे वर्ड आते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सी ओ एम पी एल ई। एम फिर से आ रहा है, नहीं आने देंगे। ई भी फिर से आ रहा है, उसे भी नहीं आने देंगे। एन तो नहीं आया है, उसको आने देंगे। एन टी। ठीक है, यहाँ ये देखो वर्ड कॉम्प्लेंट बन रहा है, तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। मेन ये क्या मीनिंग है कि वर्ड हम ये इतना ही बताना चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर आते हैं। ठीक है, टोटल कितने लेटर बन रहे हैं? यूनिक लेटर कितने बन रहे हैं? मुझे यहाँ तक लगता है 7 बन रहे हैं। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, तो ये तो आप अपने बचपन से ही पढ़ते आए हो, इसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आइज़, ईयर्स, स्किन, फिर और क्या है? अब सोचो, टंग। और कोई आपका सेंसरी ऑर्गन बन रहा है? नोज़ भी है। 5 सेंसरी ऑर्गन तो होते हैं, और वो पूरे के पूरे 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं। मैं एक बार पेन का कलर ये रहने देते, ये सही है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो देखो यहाँ पे आपको सारे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लिखो, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है कि प्राइम नंबर्स का सेट बताओ। तो ठीक है, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 to 20। देखो बिटवीन नहीं बोला है, आपको इससे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि फ्रॉम दिया है या बिटवीन दिया है। अगर बिटवीन दिया होता तो यानी कि 1 और 20 के बीच में, तो हम 1 और 20 को गिनते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दिया है फ्रॉम, तो हमें 1 और 20 को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अगर प्राइम नंबर आते हैं तो हमें उनको भी लिखना पड़ेगा। एक नंबर है बिल्कुल, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 4 तो नहीं है, 4 तो 2 के टेबल में आता है, और 7 एक प्राइम नंबर है, फिर 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, और 19 एक प्राइम नंबर है। बस इतने ही। 1 और 20, 1 से लेकर 20 तक अगर आप देखोगे तो खाली इतने ही प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। बाकी सब के सब और भी टेबल्स में आते हैं। नेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के रखी है तो आपको पता ही होगा। एक हो गया हमारा एशिया। एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें हम रहते हैं। अफ्रीका हमारा नेबरिंग कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया ये भी हमारे नज़दीक पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर आप देखने जाओगे तो आपको मिलेगा यूरोप, आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, और फिर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, और लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट आता है एंटार्क्टिका।
एंटार्क्टिका तो आप जानती हो कि एकदम ठंडी जगह। ठीक है, अब हमें रूल मेथड यूज़ करके हमें इन सभी को लिखना है। ठीक है, रूल मेथड मैं फिर से बोलूँगा आसान है, लेकिन इसके लिए दिमाग लगेगा, जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में दिया क्या है। ए में कुछ नंबर आपको दिए हैं, वो आपको पहले पढ़ने हैं और इनका पैटर्न आपको क्रैक करना है। पैटर्न आप समझ जाओ कि क्या पैटर्न से ये दिया है, वो आप इसको यूज़ करके आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो देखो, ये नंबर एक के बाद एक तो आ नहीं रहे हैं। ये नंबर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे होल नंबर रहे। तो अब हम इसे कैसे लिखें? अगर आप थोड़ा सा ध्यान इस पे लगाओ तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये सब क्या है? 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, फिर 8 8 ज़ार 64, 9 9 ज़ार 81 और 10 10 ज़ार 100। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप एक सेट, हमने लास्ट सेट का नाम क्या दिया? ई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कलर अपना थोड़ा चेंज कर लेते ताकि थोड़ा अच्छे से मालूम पड़े। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा सेट एफ। ठीक है, अब हमारे सेट एफ के अंदर क्या है, हम एक छोटा सा नंबर दे देते हैं, वो है एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर कोई भी एक नंबर है, कॉमा एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हो, आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिखो कि एन जो है इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन 1 एंड लेस दैन इक्वल दैन 10। ठीक है, ये हो गया हमारा एकदम अच्छे से आंसर, इसका बन गया। एफ जो हमारा सेट है, अच्छा यहाँ पे आपको ए पहले से दिया तो हम इसको भी ए ही बना लेते हैं। जो एफ है हम इसको ए कर लेते हैं। ठीक है, ए। तो देखो, ए में एक एलिमेंट है एक्स। अब ये जो एक्स है वो एन स्क्वायर के इक्वल है। अब ये जो एन नंबर है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है, और ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से लेके 10 के बीच में है। ठीक है, यानी कि जो एन है वो हो सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे वही दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा है, जो एन स्क्वायर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या दिया है कि बी 6 12 18 24 30 36 42 और 48। तो ये देखो, ये आप क्या इसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो टेंशन मतलब, मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न है 6 का टेबल। अगर आप 6 का टेबल बोलोगे आपको यही मिलेगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे ही देखोगे तो 6 8 48 तक गया है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये मुझे लगता है हमें पीछे लिखना पड़ेगा। ये कह दिया हमारा बी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2। बच्चे कर लेते हैं क्या? ऐसे ही है। मुझे लगता है मुझे कलर थोड़ा बदल लेना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 जो कि है बी सेट। और बी सेट में हमें क्या लिखना है चलिए देखते हैं। तो बी में एक एलिमेंट आता है एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू 6n। ठीक है, मतलब कि 6 को मल्टीप्लाई कर दिया n से। ठीक है, 6 को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो n है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, एंड n
इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल देन 8। ये सिंबल का मैं आपको मतलब ही बता देता हूँ कि लेस देन मोर देन इक्वल देन मतलब क्या होता है कि n 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल देन ये क्या होता है, ये बताता है कि n जो है 8 भी हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है, लेकिन 8 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देख के आप क्या समझते हो कि n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, n ये होगा। अब अगर आप इसको n की जगह इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको मिलेगा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 42, ऐसे ही आपको मिल जाएगा आंसर। सी है स्माइल, तो इसके लिए तो हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अभी लिख लेते हैं। तो सी जो है, सी में एक एलिमेंट, चलो इस बार वाई हम लोग ले लेते हैं, हमेशा हम लोग बार बार एक्स ले रहे हैं, इस बार वाई ले लेते हैं। वेर वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ठीक है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। डी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक, इसको भी हम यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं। डी इज इक्वल टू, चलो इसे जेड ले लेते हैं, जेड, वेर जेड इज एनी वन ऑफ द 7 days of a week। ठीक है, देखो हमको जूम करके मैं दिखा भी देता हूँ कि ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखते ही समझ जाओगे कि ये तो हमने हमारे हफ्ते के 7 दिन है, तो कोई भी लिख सकता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू AET। ठीक, तो ये जो हमारा सेट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, चलो पिछली बार x लिया, y लिया, ऐसा स्मॉल a ले लेते हैं इस बार। ठीक है, वेर a इज लेटर ऑफ, चलो हम बार बार हम x ही लेते हैं, तो इस बार भी x ही लेते हैं हम, वरना आप खाली ऐसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, x is a letter of word। हाँ, तो देखो वर्ड तो आप इससे कितने वर्ड, आप 3 वर्ड मेरे को लगता है आप बना सकते हो इससे, ईट, 8, टी। अब ये तीनों में से आप कोई भी एक वर्ड चूज कर लो, टीचर आपको सब पे ही मार्क्स देने वाली है। ईट लिख लो, 8 लिख लो, टी लिख लो, क्योंकि अब ये जो 3 वर्ड है इनसे तो ये तीनों के तीनों जो ये 3 अल्फ़ाबेट से ये तीनों के तीनों लेटर वर्ड बन रहे हैं, तो कुछ भी लिख दो। एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड ईट, 8 या फिर टी, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। देखो इसके बाद हमारा सीधा प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा का पूरा समझा दिया। तो देखो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसीलिए थोड़ा आसान चैप्टर भी था, आपको मज़ा भी बताया होगा ये करने में, और सारे के सारे जो इसके प्रैक्टिस सेट थे वो भी एकदम आसान तरीके से हो गए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसको एकदम आसान से आसान, जितना आसान हो सकता था मैंने वो आपको ये करके समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको अपने 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स के पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।